हेलो व्यूअर्स, आज का ये वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं हमारे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट के मुताबिक। उनका सवाल है कि जॉब कर रहे हैं, उनकी एज है 24, वो अपना फ्यूचर जॉब में ही सेफ देखना चाहते हैं, तो किस मुताबिक चला जाए। अगर जॉब कर रहे हैं तो फ्यूचर को किस मुताबिक सेफ किया जाए। आइए हम आपको इस वीडियो से बताते हैं कि आपको किन चीज़ों के ऊपर ख़ास ध्यान रखना है जब आप जॉब कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, जो यंग जनरेशन है जो न्यू जॉब को ज्वाइन करती है, उनको शुरुआती दौर में ये बिल्कुल से पता नहीं होता है कि उनको मनी मैनेजमेंट या फाइनेंस मैनेजमेंट किस तरीके से करना है और क्यों ज़रूरी है। लेकिन किसी भी इंसान के लिए एक मर्तबा पैसे आ जाने के बाद, यानी कि अर्निंग शुरू होने के बाद का सबसे बड़ा टास्क जो होता है, दैट इज़ फाइनेंस मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट वी कैन से। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी टास्क है, क्योंकि वक्त के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी और वक्त के साथ आपका लाइबिलिटीज़ भी बढ़ती जाएगी। जब आप एक 30 की एज पर पहुँचे तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप 30 की एज पर पहुँचे तो आपके पास एक हैंडसम अमाउंट ऑफ फंड होना ज़रूरी है। और 30 से 40 की एज के बीच का जो 10 ईयर्स हैं, एक्सपर्ट बताते हैं कि आपके फ्यूचर डिसाइड करने के लिए ये 10 साल काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। तो आइए हम देखें कि आप इन 10 सालों के पहले और इन 10 सालों के बीच आप अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करेंगे और किन किन पॉइंट्स के ऊपर आपको ध्यान देना ज़रूरी है। हम 4 पॉइंट्स की तरफ ही चलेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बनाएंगे इसके ऊपर। जो खास 4 पॉइंट है जिनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, हम आपका पूरा का पूरा ध्यान उन 4 पॉइंट्स की तरफ ले जाते हैं, ताकि आप अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को स्मूथली फुलफिल कर सकें। फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट है कि आपको आपकी जॉब कैसी सिलेक्ट करनी है और किस तरीके का आपको उसमें ध्यान देना है। फ्रेंड्स, एट द एज ऑफ 30, जब आप 30 साल के हो जाएं, तो आपके पास एक बेटर जॉब होना ज़रूरी है, जो कि एक स्टेबल जॉब होनी चाहिए। हम बिल्कुल से समझते हैं कि शुरुआती दौर में जैसी जॉब आपकी रिक्वायरमेंट है वैसी जॉब आपको नहीं भी मिली है, लेकिन कोई फिक्र की बात नहीं है। अगर आप आपके प्रोफाइल पर बने रहते हैं, स्टेबली एक कंपनी में स्टेबल होकर काम करते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस लेने के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने अगर 23 ईयर्स के पीरियड पे अगर जॉब ज्वाइन की है, तो एट द एज ऑफ 30 यू विल बी हैविंग अ स्मार्ट जॉब। तो अगर आपकी स्टेबल जॉब है तो 30 के बाद का आपका फ्यूचर भी स्टेबल है। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 2 है हमारा टेकिंग केयर ऑफ योर प्लानिंग, यानी अ गुड प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सबसे पहले तो आप ये मार्क करिए कि आपकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स कितनी हैं, जो बेसिक नेसेसिटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी कितनी हैं। आप प्रायोरिटीज़ को असाइन करिए। देखिए, आज का जो ट्रेंड है वो ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड है। जब हम किसी एक चीज़ जो हमारी ज़रूरत की है उसको लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर जाते हैं, तो हम वहाँ से किसी भी दूसरी चीज़ को या कोई भी एक और चीज़ को हम वहाँ से परचेस करते हैं। दोस्तों, ये मायने बिल्कुल नहीं रखता है कि वो कितनी सस्ती है या कितनी महंगी है। मायने ये रखता है कि फ़िलहाल आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, सो आपने आपका ओवरहेड कॉस्ट जो है उसको इंक्रीज़ कर दिया है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हम प्रायोरिटी बेस्ड चलेंगे। हमारे पास हमारी बेसिक नीड्स की एक लिस्ट होगी, सो हम उस लिस्ट के मुताबिक ही हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे। फ्रेंड्स, एक चीज़ को ज़रूर याद रखें कि द आर्ट ऑफ सेविंग इज़ नॉट ओनली अबाउट नॉट स्पेंडिंग द मनी, द आर्ट ऑफ सेविंग इज़ ऑल अबाउट स्पेंडिंग योर मनी वाइजली, यानी कि आप कितनी समझदारी के साथ आपका पैसे को खर्च करते हैं। दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 जो हमारा होगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट के लिए होगा, मेक सेंस इन इन्वेस्टिंग। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आपको अपनी एज के 20 की एज से आपका इन्वेस्टमेंट आपको शुरू करना चाहिए, ताकि आप जब 30 की एज तक पहुंचे तब तक आपके पास एक हैंडसम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका रेडी हो। इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के तौर पर या SIP के तौर पर, मगर दोस्तों इस चीज़ के लिए आप किसी एक्सपर्ट से ज़रूर ओपिनियन लीजिएगा। देखिए, मेरा बिल्कुल से सजेशन ये नहीं है इसमें, अदरवाइज आप लीजिएगा मत इसको कि मैं आपसे शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ। देखिए, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड की, मैं आपसे बात कर रहा हूँ SIP की। वो भी आप अपने किसी फाइनेंस कंसल्टेंट के साथ बात करने के बाद ही किसी भी स्टेप में आगे बढ़ा जाए। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं म्यूचुअल फंड एंड SIP में, तो ज़रूर से ये ध्यान रखिए कि आपका फोकस ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, जो लेंथ ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। बिल्कुल जल्दबाजी मत करिएगा म्यूचुअल फंड एंड SIPs के अंदर। दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 जो हमारा है वो है फाइनेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस इन करंट मार्केट।
दोस्तों आज के करंट सिनेरियो में जहां पर फाइनेंस इतना आसान हो गया है, इतना आसान हो गया है कि आप बस अपना नंबर रजिस्टर करवाइए, एक ओटीपी आएगा, उसको आप वैलिडेट करिए और आपके अकाउंट में फाइनेंस कंपनी आपका फाइनेंस डाल देगी। चाहे वो छोटा अमाउंट है, 50,000 है, लाख है, 2 लाख है। दोस्तों फाइनेंस हर चीज़ के ऊपर अवेलेबल है। आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस परचेस करना है उस पर है फाइनेंस। आपको कार लोन चाहिए, आपको होम लोन चाहिए, आपको पर्सनल लोन चाहिए, आपको बिजनेस लोन चाहिए, एन नंबर ऑफ चीज़ के ऊपर आप बताइए, उसके ऊपर फाइनेंस अवेलेबल है। सो दोस्तों जितनी आसानी से ये फाइनेंस अवेलेबल है उतनी आसानी से हमें उसको लेना ही लेना है। दैट इज़ बिकॉज कि अगर आप एक मोबाइल को फाइनेंस पे लेते हैं तो दैट इज़ आपका मोबाइल का ईएमआई बहुत ही छोटा है, 1500 to 1800 का ईएमआई है, बट दैट डजंट मीन कि इट इज़ ओवर, बिकॉज आपका फ्रिज भी शायद फाइनेंस पे हो, आपका एयर कंडीशन भी शायद फाइनेंस पे हो, आपका टेलीविजन भी शायद फाइनेंस पे हो, आपकी कार भी फाइनेंस पे हो, आपका हाउस भी फाइनेंस पे हो। तो नंबर ऑफ ईएमआई जो है वो ग्रेजुअली बढ़ जाते हैं। तो इन दिस केस आपकी जो अर्निंग है उसमें से सेविंग तो दूर की बात है, बट एट द एंड ऑफ मंथ आपके हाथ में भी कुछ नहीं बचता है। सो फ्रेंड्स, आप फाइनेंस से बचें। आप फाइनेंस जितना इजीली अवेलेबल है उतना ही उससे आप दूर चलें। फाइनेंस को इग्नोर करने से आपकी सेविंग्स आपके ही हाथ में रहेगी, आपकी सैलरी आपके हाथ में रहेगी और आपकी सेविंग्स में उस चीज़ का इम्प्रूवमेंट होगा। अगर आप आपके सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट के तौर पर इन्वेस्ट करेंगे तो वो चीज़ के अंदर इजाफा होगा। अगर आप फाइनेंस के अंदर ईएमआईज़ को पे कर देंगे तो आप ये ओवरहेड कॉस्टिंग, जो मैंने पहले पॉइंट में आपसे बताया कि ओवरहेड को हमें रिड्यूस करना है, हमें प्रायोरिटीज़ को असाइन करना है, तो ओवरहेड कॉस्ट को रिड्यूस करने का ये सबसे बड़ा स्टेप है जो फिलहाल के मार्केट के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। सो इग्नोर करें फाइनेंस को, जिससे कि आपको आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो आपको खास ध्यान में रखने हैं, जो कि हमारे एक यूज़र की रिक्वेस्ट थी जिनका नाम राहुल जरीवाला है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन मिस्टर राहुल, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग मोर क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड। हम हमारे व्यूअर्स को एक ऑप्शन भी दे रहे हैं कि वो हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करें अगर उनके मन में कोई सवाल है, कुछ टॉपिक पे हमारे से डिस्कशन करना चाहते हैं या 1-to-1 अगर वो करना चाहते हैं, तो आवर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर आर मोस्ट वेलकम। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ नोट द नंबर 7878701123। इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे आप रिटर्न में अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई डिस्कशन आप करना चाहते हैं तो वो भेज सकते हैं। आप ऑडियो भी भेज सकते हैं और आप वीडियो भी भेज सकते हैं, और हम शॉर्टली आपके उन सवालों के जवाब के साथ आप तक वापस पहुंचेंगे, या आपके बताए हुए टॉपिक के मुताबिक हम आप तक उस डिस्कशन को भी ज़रूर लेके आएंगे। Thanks for watching this video. Like the video, subscribe our channel and be with us. Thanks for watching.